आज हम लोग इंसुलिन के रेफरेंस में देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं एक बार रिकैप कर लें हम लोग कि जो आरटीके होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसमें सिग्नल बाइंड करता है आरटीके के साथ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ, और फिर इसके कारण जो इसमें चेंजेज होते हैं उसके कोरस्पॉन्डेंस में एक कैस्केड चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं रैस, रैफ, मेक, ईआरके, है ना, ईआरके ट्रांसडक्शन कैस्केड। ये पूरा कैस्केड चलता है। रास रैफ को स्टिमुलेट करता है रैफ, मेक को स्टिमुलेट करता है मेक, ईआरके को स्टिमुलेट करता है, और फिर ईआरके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में जाता है ना। और न्यूक्लियस के अंदर में जाने पर ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक ELK1, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको ये स्टिमुलेट करता है न्यूक्लियस के अंदर में, और रिजल्ट ये होता है कि ये ELK DNA से बाइंड करता है। मिला जुलाकर यही इस पूरे कहानी का जिस्ट है। अब इसी घटना को हम लोग देख रहे हैं कहां पर? इस घटना को हम लोग देख रहे हैं इंसुलिन के साथ। इंसुलिन का कैसे सिग्नलिंग सिस्टम चलता है। लेकिन इससे पहले कि इंसुलिन का शुरू करें, कुछ बेसिक जानकारी रास के बारे में लेते हैं। ये रास क्या है? तो रास एक स्मॉल, छोटा जी प्रोटीन है। ये छोटा सा जी प्रोटीन, ठीक है ना। इस रैस की दो स्टेटस हुआ करती हैं, रैस GDP और दूसरा होता है रैस GTP, ठीक है। रैस GDP एंड रैस GTP, ठीक है। और फिर ये चक्र की तरह चलते रहता है। फिर ये एक बाइनरी स्विच कहलाता है, बाइनरी स्विच। बाइनरी स्विच का मतलब हो गया ये ऑन ऑफ होता है। जैसे कि अगर ये ऑफ है, ये ऑन है, इस तरह का बाइनरी स्विच कहलाता है। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो GDP है, जिस पर कि 2 फॉस्फेट होता है, और ये GTP जिस पर 3 फॉस्फेट होता है, ये एक एक्सचेंज फैक्टर से की मदद से काम करता है। जहां GTP जो है वह सेट कर दिया जाता है और GDP जो है उसको निकाल दिया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको कलर भी देने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझें। जैसे देखो, ये GDP है, इसको मैंने लाल से इसके पेट को कवर किया है, D और P को, ठीक है ना। अब ये बाहर निकल गया, ये क्या हो गया? बाहर निकल गया, ओके, ये आउटसाइड, ओके। और GTP जो बाहर से था, वो GTP यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। देखो, मैं P को ब्लू से कलर कर दे रहा हूं, ये GTP यहां पर सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज इवेंट है। इसलिए यहां पर जो फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्वानोलाइल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ग्वानोलाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जरा सब लोग बताइए तो क्या नाम है इसका? ग्वानोलाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। हाँ, तो ये इसका काम क्या होता है कि इस GDP को बाहर से लाकर रास के साथ जोड़ देना और स्विच को ऑन कर देना, और इसके बाद जो होता है वापसी, है ना। स्विच है तो ऑफ है, तो ऑन हुआ तो ऑफ भी होगा।
तो यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है, अर्थात यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी। जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, और एंजाइम का नाम होता है जीटीपीएस। तो इस क्लॉक को आप जरूर दिमाग में याद रखें, क्योंकि अगर ये याद नहीं रखेंगे तो फिर ये घटनाएं आपके लिए अबूझ पहेली की तरह रहेगा, इसमें आपको समझ में बातें नहीं आएंगी क्या घटनाएं हो रही है। तो रैश जीडीपी जो कि ऑफ होता है स्विच, इसको ऑन करने के लिए इसमें जीटीपी जोड़ना पड़ता है। तो बाहर से जीटीपी रैश में जीडीपी को हटाकर जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये एक्सचेंज फैक्टर का काम है। इस एक्सचेंज फैक्टर को हम लोग कहते हैं ग्वानोनाइल, ग्वानोसाइन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। यह एक प्रकार का एसओएस प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है, एसओएस फैमिली से, ठीक है ना। ये एक एसओएस फैमिली है, ठीक है। किसी को सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए। सर एसओएस फैमिली के बारे में सर थोड़ा जानना था। एसओएस फैमिली एक मॉड्यूलेटर परिवार का फैमिली है, ठीक है ना। ओके, और इस फैमिली में करीब मोर देन 100 प्रोटीन्स शामिल हैं, जो बहुत छोटे छोटे काम को कहीं कहीं पर करते हैं, बट इमरजेंसी में करते हैं। जो हम लोग एसओएस क्या बोलते हैं, बड़ा इमरजेंसी ये जरूरत है, एसओएस दवाइयाँ एसओएस लाइफ में से। इसी तरह से ये बहुत इमरजेंसी होता है, बहुत तुरंत के लिए चाहिए होता है, कम समय के लिए चाहिए होता है। एसओएस दवाइयाँ कभी भी लंबे समय तक नहीं चलती हैं, इसलिए इसको एसओएस फैमिली कहा जाता है। और कोई सवाल? सर रैस में का फुल फॉर्म रैट सार्कोमा प्रोटीन होता है, तो सर सार्कोमा यहाँ पे क्यों, क्या क्योंकि सिग्निफिकेंस? इसका डिस्कवरी जब आप जानते हैं कैंसर का स्टडी किया जाता है तो रैट मॉडल लिया जाता है, तो चूहों में इसका स्टडी किया जा रहा है, ठीक है ना। ये चूहा है, उस चूहा में स्टडी किया जा रहा था, इसमें सार्कोमा इंड्यूस कराया गया था। तो सार्कोमा जब इंड्यूस कराया गया तो लोगों ने क्या देखा कि वो एक तरह का स्विच था, जिस स्विच में गड़बड़ी होने के कारण कैंसर इंड्यूस हो रहा था, इसलिए नाम पड़ा। इसी तरह से सब नाम होते हैं। जितने प्रोटीन्स आज के दौर में जितने प्रोटीन्स हैं सभी म्यूटेंट जीन के नाम पर ही होता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी आप लेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप लोग को बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। चलिए, और कोई सवाल है बाबू, जल्दी पूछिए आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे, ओके। क्योंकि इससे पहले कि आपको इंसुलिन पाथवे समझाएं हम, आपको बेसिक्स कुछ सीखना होता है। जैसे आपने रास के बारे में सीखा कि रास क्या होता है। अब आप अगला जो सीख रहे हैं उसका नाम है मैप, ठीक है। तो मैप क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मीटोजेन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। क्या नाम है, जरा सब लोग ओपन करके माइक बोलिए तो। मीटोजेन एक्टिवेटिंग बहुत बढ़िया। यहाँ मीटोजेन में 2 वर्ड है, माइटो, माइटो मतलब हो गया माइटोसिस, और जेन का मतलब हो गया जेनरेटिंग। वैसे प्रोटीन्स जो माइटोसिस को जनरेट करते हैं, किसको जनरेट करते हैं? माइटोसिस, जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ओके। इस प्रोसेस को ये एक्टिवेट करता है, इसे हम लोग कहते हैं मीटोजेन एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ओके। यहां पर इस पाथवे में 3 मीटोजिन प्रोटीन्स को यूज किया गया है, और इनके लिए जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मतलब मैप एंजाइम, ठीक है। मैप एंजाइम्स। तो मैप एंजाइम्स जो होते हैं
उनकी बड़ी खास बात होती है। क्या खास बात होती है? ये सारे काइनेजेस होते हैं। काइनेजेस किस परिवार से आता है? क्या काम होता है इसका? हम कहते हैं कि ये फॉस्फोराइल ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है। तो जो भी मैप एंजाइम्स होते हैं वो काइनेजेस होते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं मैपक। माइट्रोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। जरा बोलिए तो एक बार सब लोग। नाइट्रोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। अब इस आरटीके के अंदर में, हम लोग आरटीके के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो इसके 3 परिवार यहां पर हैं। मैपक फैमिली के 3 परिवार हैं। पहला है ईआरके, ठीक है ना। ईआरके जो है वह मैपक फैमिली से आता है। किस फैमिली से आता है? मैपक। फुल फॉर्म बोलिए मैपक का एक बार फिर। नाइट्रोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन बढ़िया। उसके बाद होता है मेक। याद है आपको? मेक जो होता है वह मैप के फैमिली से आता है। मेट्रोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। यहां लास्ट में 2 है, प्रोटीन काइनेज। हम इसको भी बताएंगे अभी, ठीक है। तेरा नाम बोलो, इसका पूरा क्या नाम है? माइटोजन ठीक है। अब देखो ये जो है पूरा मैपक, ये एक प्रोटीन का नाम हो गया और उसका काइनेज, ठीक है। यहां पर क्या है कि मैप एक प्रोटीन का नाम हो गया, उसका काइनेज, ठीक है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं मैप काइनेज, ठीक है ना। सीखो ये सब चीज आप लोग। और इसको क्या कहेंगे? मैपक, ये एक वर्ड हो गया, और यहां पर काइनेज। अब तीसरा जो है वो ईआरके के मेक के बाद रैफ था, रैफ 1, है ना। रैफ 1 जो होता है वो मैपक के इसका काइनेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैपक के काइनेज, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये काइनेज है, मतलब कि ये फॉस्फोराइल ट्रांसफर करेंगे। अब आपके मन में कुछ सवाल होगा, तो पहले सवाल पूछिए, फिर हम उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब बहुत सवाल है। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। अभी देखो मैं सिखाता हूं आप सबको, ठीक है ना। एकदम चिंता नहीं करना, मुझे बस पता होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट कहाँ फंस रहा है। उसके बाद तो मैं उसको उंगली पकड़ के खींच ही लूंगा कि आपको कैसे चीजों को सीखना है। देखो सीखते हैं, ओके। सब सीखने के लिए तैयार है सब लोग? यस नो? यस आई लाइक इट ओके। देखो ग्लूकोज में जब हम एटीपी जोड़ते हैं उससे एक फॉस्फेट ट्रांसफर होकर इसको मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सब लोग कैलकुलेशन पढ़े हो। यहाँ जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज, ओके। एकदम अच्छे से सब लोग सीखना। यहाँ ग्लूकोज जो है वह सबस्ट्रेट 1 है, सबस्ट्रेट 1 ग्लूकोज है, और एटीपी जो है वो है सबस्ट्रेट 2। बट चूंकि ग्लूकोज इसमें ज्यादा सीनियर है इसीलिए एंजाइम का नाम पड़ा सबस्ट्रेट काइनेज। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? सबस्ट्रेट, ओके। ब्रैकेट में करते हैं और फिर लिखते हैं काइनेज। तो दिस इज सबस्ट्रेट काइनेज। सबस्ट्रेट में जिसका नाम होगा और अगर ये घटना हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट का नाम देके ग्लूकोकाइनेज। अब सोचो सब लोग, मैं नाम हटा रहा हूं, आपको नाम बताना है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, तैयार है सब लोग? किसका नाम लिख रहे हैं? अब मैं यहां लिख रहा हूं मैं अपना नाम आनंद, तो यहां पर हो गया आनंद 6 फॉस्फेट, ओके।
एंजाइम का नाम बताइए, क्या एंजाइम का नाम होगा? आनंद काइनेज। आनंद काइनेज। वंडरफुल, थैंक यू। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट में जिसका नाम रहेगा, मान लो कि इसमें नाम रहे किसी का भी, रैट का, चूहा, एंजाइम का नाम क्या? अगर यही रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होगा? रैट 6 प्रोटीन। एंजाइम का नाम होगा रैट काइनेज। रैट काइनेज। अब बात समझ में आ गई? यस ये नाम कैसे होता है? तो सबस्ट्रेट में जो भी नाम रहेगा उसमें अगर ये घटना हो रही है, फॉस्फोराइड ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा उसका नाम? उसका नाम हो जाएगा सबस्ट्रेट काइनेज। मतलब सबस्ट्रेट का जो नाम है वो काइनेज है। अब देखो जरा यहाँ पर सब लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए, ये है मेक, ठीक है? मेक में 2 साइट है जहां पर फॉस्फेट जुड़ता है। इसको 2 एटीपी चाहिए, 2 एटीपी, 2 एडीपी। तो यहां पर मेक के साथ क्या हो गया? 2 फॉस्फेट जुड़ गया, एक फॉस्फेट और ये दूसरा फॉस्फेट। बढ़िया। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? काइनेज। और सबस्ट्रेट का नाम क्या है? जल्दी, काइनेज। इसका नाम पड़ा मेक काइनेज। इसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था? मेक, ऐसे, ठीक है ना? इसलिए मेक जो है यहाँ पर सबस्ट्रेट का नाम है, ठीक है ना? और काइनेज के जो है वो एंजाइम का नाम है। तो क्या आपने समझा कैसे नाम लिखा जाता है? ये जो है ये सबस्ट्रेट और ये जो है वो काइनेज है। फिर उसके नीचे आप देखते हैं मैपक के, ये पूरा मैपक जो है यह सबस्ट्रेट है और ये काइनेज है। उसके नीचे फिर आता है मैपक का मतलब के, MAP के काइनेज, मतलब ये सबस्ट्रेट है और ये काइनेज है। तो क्या क्लियर हुआ बात? यस सर। यस सर। गुड। यस। एकदम जिसका नाम लिखोगे उसी का नाम के आगे काइनेज लग जाएगा, बस बशर्ते कि ये रिएक्शन हो रहा हो। तो आपने ये सब सारा चीज सीख लिया। अब हम अगर इसको एक ऑर्डर में इंसुलिन के लिए देखें तो कैसे होगा भला? ठीक है, कैसे ये काम होगा? ठीक है, तो अब देखो सब लोग अच्छे से सीखो, ठीक है? देखिए, ये है, आप सब जानते हैं कि इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो आरटीके होता है। क्या होता है वो? आरटीके। ठीक है, आरटीके रिसेप्टर जो होता है उसकी खासियत क्या है? उसमें 2 तरह के सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट मेम्ब्रेन के बाहर होता है और वो बीटा से जुड़ता है। ओके, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल। लीवर सेल है जहां पर इंसुलिन का रिस्पॉन्स होता है। ये हमारा आरटीके रिसेप्टर, ये जो इंटायर अल्फा बीटा दोनों को अगर जोड़ दें, ये दोनों मिला के हम क्या कहते हैं इसको? आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब जैसे ही इस पर इंसुलिन आकर जुड़ेगा, डायमेरिक इंसुलिन, ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, हम दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे, मतलब दोनों सब एक दूसरे के नजदीक आ गया बिकॉज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को हम लोग INS कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये इंसुलिन का रिसेप्टर है इसलिए इस आरटीके का नाम पड़ा इंसुलिन R, INS R। INS R का मतलब क्या हो गया? इंसुलिन रिसेप्टर। क्या हो गया इसका मतलब? इंसुलिन रिसेप्टर। और इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? खुद में एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। अब दोनों तरफ जो है, ये जो इसका बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट को थोड़ा सा अलग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अगर बीटा सब यूनिट को देखेंगे, इसमें 4 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, एक जो होता है उसका नाम है एस्पार्टेट। एक का नाम क्या है? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट
नॉन न्यूट्रल पीएच पर नेगेटिवली चार्ज होता है। किस तरह का चार्ज होता है इस पर? हम लोग कहते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और यदि एसिडिक पीएच रहे, ये पूरी तरह से एसिडिक होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्पार्टेट है, यह 1132वां अमाइनो एसिड है। ये इसका पोजीशन है कि 1132वां नंबर पर जो एस्पार्टेट है वह जवाबदेह है। उसके बाद है टायरोसिन। टायरोसिन को हम लोग Y से निरूपित करते हैं, तो तीनों जगह Y लिख दिया। Y का मतलब क्या होता है? Y का मतलब होता है टायरोसिन। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर सिखा चुके हैं, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग इसको फॉलो अप कर रहे होंगे। अब ये जो तीनों Y है सबका पोजीशन फिक्स है, 1158, 158, 1162 और 1100 मतलब 1163। ये लोकेशन है जी। क्योंकि अमाइनो एसिड तो बहुत सारा होता है, जो बहुत सारा अमाइनो एसिड्स है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें फॉस्फेट जुड़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि वो टायरोसिन जो हैं उनका नंबर फिक्स है। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन इफेक्ट। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग पढ़ेंगे पोजीशन इफेक्ट, पोजीशन इफेक्ट, ओके। अगर सोचो कि 1158 नंबर पर जो टायरोसिन है, इसकी जगह पर ये अगर 96 नंबर पर जो टायरोसिन है उसके साथ फॉस्फेट जोड़ दे, तो क्या ये काम करेगा? हमारा आंसर होता है नो, क्योंकि ये सही पोजीशन पर नहीं है। किसी को सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चन? सर एस्पार्टेट में भी फॉस्फेट जुड़ेगा? नहीं, एस्पार्टेट जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। वो इसको आपको मैंने कल सबको बताया था ना कि जब तक सिग्नल नहीं जुड़ता है सारा टायरोसिन एक गुफा में बंद रहता है, तो गुफा में उसको कौन बैलेंस में रखता है? यही एस्पार्टेट। और जैसे ही इंसुलिन जुड़ता है ये एस्पार्टेट वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलीज होता है और सारा का सारा टायरोसिन बाहर की ओर एक्सपोज कर जाता है, ठीक है। आप लोग इसको लेनिंजर में भी पढ़ सकते हैं, लेनिंजर में भी ये बहुत अच्छे तरीके से दिए। मीनवाइल अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, इसके जो 3 टायरोसिन हैं उन तीनों टायरोसिन पर फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉस्फेट जुड़ा हम लोग बोलेंगे कि ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद यहां पर इसके साथ एक मटेरियल, एक प्रोटीन जुड़ता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। क्या नाम है इसका? बोलिए सब लोग। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट Substrate one. लिखी रहेंगे सब लोग एकदम, सबस्ट्रेट 1। और ये जो सबस्ट्रेट 1 होता है, ये सबस्ट्रेट 1 जुड़ता है किसके साथ? SOS के साथ। किसके साथ जुड़ता है? SOS के साथ। SOS क्या था? नाम बोलिए SOS का। ग्वानोनाइलियम या ग्वानोसाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और ये जुड़ेगा किससे? रास से, ठीक है ना। ये जैसे ही रास से जुड़ेगा, रास GDP से ये जुड़ेगा, और रास GDP से जुड़ते ही उसको ये चेंज कर देगा किस चीज में? ये चेंज कर देगा रास GTP में, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, इसका यही काम है, रास GTP। और फिर यहां से वापस कोई भी चीज एक मतलब परमानेंट नहीं रहता है, काम किया और निकल गया। यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और फिर ये वापस ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ था, अभी क्या हो गया? ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इस रास GTP ने एक्टिवेट कर दिया एक प्रोटीन को, इसका नाम क्या है? RAF1। जानते हैं ना, कैस्केड में आ गए, रैस, रैफ, मेक, ERK।
तो रैफ क्या हो गया, 2 फॉस्फेट जुड़ गया, रैफ 1 में 2 फॉस्फेट जुड़ गया। देखो कैसे कैस्केड चलता है, एक को भी रोक देंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। अब ये 2 यहां जुड़ गया, अब रैफ 1 ने किसको एक्टिवेट किया, उसने एक्टिवेट किया मेक को। मेक में भी क्या हुआ, 2 फॉस्फेट जुड़ गया, तो मेक 2 फॉस्फेट, ठीक है ना। मेक एक्टिवेट हो गया, ये कैस्केड है। फिर मेक ने किसको एक्टिवेट किया, मेक ने एक्टिवेट किया ERK को। ERK में क्या हो गया, उसमें भी 2 फॉस्फेट जुड़ गया, ठीक है ना। अच्छा ये मत सोचना कि ये सारे फॉस्फेट ATP से लिए हुए हैं। कहां से लिए हुए हैं, मतलब यहां पर क्या आएगा, ATP, और 2 ATP आएगा और वो 2 ADP में चेंज कर जाएगा। सेम प्रोसेस सभी जगह होगा। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, ERK में भी 2 फॉस्फेट हो गया। अब जैसे ही ERK में 2 फॉस्फेट हो गया, वहां जगह नहीं इसलिए हम यहां ले आए, ERK इंटर कर जाएगा कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये इंटर कर जाएगा। देखिए ERK इंटर कर गया, एक्टिवेटेड। अगर फॉस्फेट नहीं रहता इसमें तो ये इंटर नहीं कर सकता। फॉस्फेट जैसे ही एंटर करता है, उसके बाद ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसमें 2 प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंसुलिन के लिए देखे जाते हैं, और उन दोनों का नाम जो है, देखो क्या क्या नाम है। एक का नाम है SRF, या फिर और जैसा मैंने बताया था ELK1। अब ये सभी क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। SRF या ELK1 ट्रांसक्रिप्शन, ये एक्टिव हो जाता है। और सब बताओ कि एक्टिव होने के बाद ये सभी कहां जाएंगे, सर DNA। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। DNA। देखो ये हमारा है DNA, दिख रहा है सबको, ये DNA है। और DNA पर जहां पर इसका जगह है ना, उस जगह पर ये क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा। यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर जगह है, यहां पर जाके ये सभी जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और बनेगा mRNA। तो जो काम करने के लिए आया है वो काम इस पर कंडक्ट होता है। ये एक सिस्टमैटिक कैस्केड है। अब हाउस इज ओपन फॉर अ क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। पूछो पूछो। सर जब DNA से सब सर जब जुड़ता है तो उसके बाद सर क्या होता है सर, mRNA सिंथेसिस से पहले? अब तो आप जो है ना टॉपिक में कूद गई आगे। खैर पहले सवाल, और भी कोई है सवाल तो पूछो, पहले जो सामने है वो सवाल पूछो। और बहुत अच्छी बात है कि आपकी बड़ी जिज्ञासा विकसित होती है। ये मेरा काम भी है कि आप ये सोचें कि फिर क्या होगा उसके बाद। ये सवाल जब तक मन में रहेगा, आप अच्छे रिसर्च में और अच्छे लाइन में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर सर हाँ पूछिए आइए पूछिए। सर सर फॉस्फेट। पहले कोई एक पूछ लो, है ना। हाँ जी, आ जाओ, कौन पूछ रहे हैं पहले? सर IRS में डॉकिंग स्टेशन क्यों उसको बोलते हैं? हाँ, IRS को इसलिए डॉकिंग स्टेशन हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये एक प्रोटीन है। नहीं होता है कि कुछ भी डॉक मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एयरपोर्ट पर कोई सामान आया, वो सामान मान लो कि कंपनी का है, तो वो ऐसा थोड़ा होता है कि पोर्ट से सामान उतरा और सीधे कंपनी में चला आता है। नहीं, उसको पहले एक डॉकिंग यार्ड में रखा जाता है, फिर वहां उसकी चेकिंग की जाती है कि वो ठीक है कि नहीं है, किसको जाना है, कहाँ से आया है। तो डॉकिंग का यही काम है, क्योंकि डॉक यार्ड इसे कहते हैं। यहाँ पर चीजें रखकर उसकी जांच करने के बाद उसको भेजा जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डॉकिंग प्रोटीन। और कोई सवाल? सर फॉस्फेट एडिशन सर क्यों जरूरी है सर, फॉस्फोराइलेशन? किसने पूछा है सवाल? सर दीपिका।
हाँ जी दीपिका, उससे पहले किसने पूछा था कि डीएनए पर जुड़ने के बाद क्या होता है सर? सर वो भी मैंने पूछा था। बाकी लोग क्यों नहीं कुछ पूछ रहे? क्या मैं सिर्फ दीपिका को ही पढ़ा रहा हूँ नौजवानों? आप लोग भी वैसे दीपिका का सवाल बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप सब लोग सवाल पूछिए, ठीक है ना। कोई भी विद्यार्थी जिसने कभी जिंदगी में सवाल नहीं पूछा हो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये सवाल मत पूछो, कभी डांटूंगा नहीं कि आपने बकवास सवाल क्यों पूछा मुझसे, क्योंकि मेरा मानना होता है कि जब टीचर को सामान्य था, वैसे मैं किसी वैसा बोल नहीं रहा हूँ, टीचर को जब कुछ आता नहीं है ना तो वो अपने विद्यार्थियों को ज्यादातर डांट डपट में ही निपटाया रहता है, ठीक है। मत पूछो। हाँ दीपिका, सबसे पहला सवाल पूछिए, क्या पहला सवाल है, पूछो। सर फॉस सर फॉस्फोराइलेशन क्यों नेसेसरी है? ठीक है, चलो एक देखो, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज बताए थे, क्या बताए थे? यस सर, लीगेंड के बाइंड होने के बाद सर। हाँ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, ठीक है ना। जब भी किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट जुड़ता है, मान लो कि ये फॉस्फेट है, मॉलिक्यूल है, इसमें जब भी फॉस्फेट जुड़ता है तो पहला तो ये होता है कि यहाँ पर एक चार्ज आता है, ठीक है, ये चार्ज जो है एक चेंज है। दूसरा क्या होता है कि इसके कॉन्फॉर्मेशन में भी बदलाव आता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ऐसे गोल है, ठीक है ना, उसमें अभी कुछ नहीं है, जैसे ही यहाँ पर इसको फॉस्फेट मिला, एक्चुअली सब एकदम अलग टॉपिक है, ठीक है ना। हम क्यों बोलते हैं कि बहुत सीक्वेंस में पढ़ाई होता है, आपका सिलेबस तो रैंडमाइज करके बनाया गया, तो पता चला कि ये इस तरह से चेंज हो गया जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा है इसमें। तो कॉन्फॉर्मेशन में क्या आ गया, बदलाव आ गया। जैसे ही कॉन्फॉर्मेशन में बदलाव आ गया, इस जगह पर बाइंड करने वाला एक अलग सा प्रोटीन, ठीक है ना, जो कि इस तरह से बाइंड कर सकता है, वो यहां पर आकर क्या हो गया, जुड़ गया। ये पहले नहीं जुड़ सकता था इसमें, ठीक है ना, लेकिन अब जब कॉन्फॉर्मेशन बदलाव आया, ये इस जगह पर जुड़ सकता है। जुड़ के ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थी थोड़ा मेरे साथ ध्यान लगा के पढ़ लो, आपको बायोलॉजी में कोई जल्दी पकड़ेगा नहीं। फिर तो है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना नॉलेज गेन करेगा, वो आपकी कैपेसिटी बिल्डअप करती है, वो हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूसली, नहीं तो देखो ऐसे बाइंड करें। जब ऐसे बाइंड किया तो इसमें भी क्या हुआ, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। फिर कोई तीसरा है जो इसमें आके क्या करेगा, सेट करेगा। इस तरह से कैस्केड ऑफ रिएक्शंस चलते हैं। एंड व्हाई फॉस्फेट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, कई बार मैंने पूछा है, आप पूछिए किसी टीचर से, यूजुअली लॉजिकल आंसर मुझे दीजिए, व्हाई इट इज कॉल्ड। तो सामान्य टीचर बोलेंगे हर हर काम में फॉस्फेट का यूज होता है, बट कैसे यूज होता है, हाउ, किस प्रकार से बदलाव करता है, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल आंसर। तो मैंने एक मॉडल के थ्रू आपको बताने की कोशिश मैंने की है कि ये क्यों फॉस्फेट इतना जरूरी होता है। लेकिन यदि ये सिर्फ फॉस्फेट की एक्टिविटी हो तो कम से कम 5 अच्छे क्लासेस मिले हो सिर्फ फॉस्फेट की एक्टिविटी पर, और जब क्लास करके आप निकले तो आप बोले कि हाँ मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ वह एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। बट एक एग्जांपल से मैंने आपको जस्टिफाई किया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. गुड गुड। अब दूसरा सवाल क्या था? सर वो डीएनए में बाइंड करके सर क्या करता है? आप लोगों ने एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है? यस सर। तो फिर ये सवाल क्यों हमसे पूछ रहे हैं आप लोग? बताओ। ट्रांसक्रिप्शन में तो होना पता है, होना चाहिए ना आपको। चलिए जब पूछ लिया तो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी आपसे जानकारी साझा की जा सकती है, ठीक है ना। ओके, देखो ये जो पॉइंट है ना, इससे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, और ये जो है वो स्टॉप पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम लोग +1 सीक्वेंस कहते हैं,
और जो भी एंड में हो, मान लो कि अगर 200 यहाँ पर है, 201 सीक्वेंस है तो 201 न्यूक्लियोटाइड है। और इससे पहले जो है का जो रीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंसेंसस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आप पढ़े होंगे सब लोग, -35 रीजन पढ़े हैं? यस सर। सर इंसुलिन के सर, इंसुलिन को अगर देखा जाए तो उस टाइम पे क्या होता है सर डीएनए में? वही बता रहे हैं, कॉमन चीजें हैं, -10 सीक्वेंस, ठीक है। और यहां पर जो है ना, इस जगह पर एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप सीक्वेंस, ठीक है। यहां से होता है डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। ऐसा है ना लड़की की, हम कभी भी ऐसे बात नहीं करते, हम थोड़ा सा काम करके बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये अप सीक्वेंस जो है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कौन? अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट में लेते हैं तो 2, ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। अब आप समझें कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज पहचानेगा, इसको कैसे पहचानेगा? यही अप सीक्वेंस है। तो एक चाहिए इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले इस जगह को लोकेट करेगा। लोकेट करने के बाद इसमें इस तरह से बदलाव करेगा, अल्फा सबयूनिट पकड़ लेगा और तब फाइनली एमआरएनए बनता है। यही काम होता है। ओके, सो इट इज अ सिग्नल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट? यस सर। बढ़िया है। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।